नमस्कार साथियों। आज आज फिर स्वागत है आपका सनातन संवाद में। आज से हम एक अपना नाम को इलैबोरेट करने को देखते हैं। आज से हमारा चैनल का नाम होगा सनातन संवाद फॉर सस्टेनेबल लाइफ। क्योंकि थोड़ी-सी ये कन्फ्यूजन रही थी और हमें लोग प्योर धा पॉलिटिकल एंगल ऑफ धर्म से भी बहुत जोड़ा जा रहा था। तो ये छोटी-सी नई छोटा-सा चेंज कर रहे हैं हम। तो आज हम थोड़ा वार्तालाप करने वाले हैं कि जो हम आजकल कंज़्यूमरिज़्म फैल रखा है, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या ऑब्सोलीसेंस है? या ऑब्सोलीसेंस है तो क्या वजह है ऑब्सोलीसेंस की? क्यों चाइना ने इस चीज़ को अपनाया? क्यों ह हम लोग इस तरीके से कंज़्यूमरिज़्म के ज़माने में इतने हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की बजाय हम नंबर ऑफ सिर्फ़ हम अपने आप को इन प्रोडक्ट्स को एक सोशल इम्पैक्ट के तौर पे लेने लग गए हैं। जैसे एक सेट कंपनी का फ़ोन हो तो हम एक सोसाइटी में अच्छे ओहदे पे माने जाते हैं, एक सेट कंपनी की कार हो तो हम सोसाइटी में अच्छे माने जाते हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये हमारे लिए ठीक है? क्या ये सस्टेनेबल लिविंग की तरफ है या नहीं है? चलो, नमस्कार संजीव सर। तो अब आज से नमस्कार। शुरुआत कर पाएँगे आप थोड़ी-सी छाया डालिए इस पे। क्या ईशान जी, कंज़्यूमरिज़्म है और क्यों? सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों को ये समझाना चाहूँगा कि ये ऑब्सोलेसेंस क्या चीज़ होती है। तो ब इसको इसके और इसके मायने क्या होते हैं? देखिए, जब हम प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि एक सोची-समझी रणनीति के तरीके से इसको इसको हुँ, लोगों के बीच में, हमारी जनता के बीच में लाया गया है। ऑब्सोलेसेंस का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाए। ये लफ्ज़ वहीं से निकल के आया है, हुँ, कोई चीज़ बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाए। और वो ऑब्सोलीट क्यों होगी? उसकी उसकी वजह की सिर्फ़ ये हो सकती है कि उस या तो टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी हो गई है कि आज की डेट में उसका कोई मायने ही नहीं रह गया, या वो कम हुँ, क्वालिटी की बनी हुई है, उसकी लाइफ साइकिल कम है, इसलिए वो ऑब्सोलीट हो गई है। तो टेक्नोलॉजी में तो अपग्रेडेशंस आते ही रहते हैं, वो वो परेशान नहीं करता। अगर कोई चीज़ कम क्वालिटी की बनी हो, उसकी वजह से उसको उसको यूज़ करना बंद कर दें, ये एक गलत तरीके से जो इस वक़्त कंज़्यूमरिज़्म को बढ़ावा दे रही है, तो ये बहुत गलत तरीका हो गया। अब ईशान जी, देखिए क्या होता है कि मुझे एक मोबाइल फ़ोन चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मेरे मोबाइल फ़ोन में अगर ये फीचर्स मेरे को मिल जाएँ, तो मैं अब लोगों को दिखा पाऊँगा, उनके बीच में उठ बैठ सकूँगा कि हाँ, मेरे पास भी इस टाइप के फीचर्स का, इस टाइप के डिज़ाइन का मोबाइल फ़ोन है। मगर मैं जब वो मोबाइल फ़ोन खरीदता हूँ, तो मुझे मेरे को एक एक सीमित कीमत के अंदर वो मोबाइल फ़ोन चाहिए होता है, मुझसे ज़्यादा महँगा मोबाइल फ़ोन नहीं खरीद पाता हूँ। तो वहाँ पे ये प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस की टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल फ़ोन्स मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं, जिनकी लाइफ़ कम होती है, कम क्वालिटी के बने होते हैं, मैं वो जाके खरीद लेता हूँ, बिना जाने कि इसका इसका नुकसान कैसे होगा। तो ऑब्वियसली एक हुँ, अच्छी क्वालिटी का अगर मोबाइल फ़ोन मार्केट में अच्छे फीचर्स के साथ मिल रहा है, तो उसकी लाइफ कम से कम 5 से 10 साल की रहेगी। वहीं पे ये जो कम क्वालिटी वाले मोबाइल फ़ोन मिल रहे हैं, जो मैंने खरीद लिए हैं कम कीमत पे, अपना शौक पूरा करने के लिए, इसकी इसकी लाइफ जो होगी 3-4 साल से ऊपर रहेगी नहीं। अब जब 3-4 साल के बाद ये खत्म हो जाएगा, तो ये रिपेयर होने लायक भी नहीं रह जाएगा, मुझे इसको फेंकना ही पड़ेगा। और जब अ, हमारे लोगों के बीच में, हमारी जनता के बीच में, हमारी पॉपुलेशन के बीच में इस टाइप की एक एनवायरनमेंट चाहो तो फैल जाएगा कि वो कम क्वालिटी वाली, कम कीमत वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हुँ। तो उसका कितना बड़ा नुकसान होगा, ये हम आगे अब डिस्कस करेंगे आपके इस प्रोग्राम में। तो सर जैसे आप कह रहे हो कि प्लैन्ड ऑब्सोलीसेंस भी होती है, इसको हम कहीं न कहीं ये भी कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट जो मार्केट में उतार रहा हूँ, इसकी मैंने पहली लाइफ़ साइकिल तैयार कर ली और उसके अंदर अब मैंने ये पहले ही प्लान कर लिया कि ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके इर्रेलेवेंट हो जाएगा। वहाँ पे मैं नया प्रोडक्ट लेके आता हूँ अपना। तो कहीं न कहीं आप ये बात कहना चाह रहे हो और ये प्लान होती है तो कैसे होती है ये? ईशान जी, देखिए, सपोज़ कीजिए मैं कोई भी एक टेलीविज़न मार्केट में आया है। अब जैसे आजकल एंड्रॉयड बेस्ड या स्मार्ट टेलीविज़न्स का ज़माना चल रहा है, और इस टाइप के टेलीविज़न का ज़माना भी चल रहा है कि जिसकी जो स्क्रीन की थिकनेस है वो कम है। तो उनको हुँ। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का में टेलीविज़न माना जाता है, जो कि आपके मोबाइल के साथ भी कनेक्ट हो जाए। तो उस टाइप हाँ की जी, हाँ जी। टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल्स में टेलीविज़न्स ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं। मगर एंड्रॉइड हुँ, के अंदर अगर सपोज़ कोई अपडेशन आता है, सॉफ्टवेयर में अपडेशन आता है,
तो वो अपडेशन वहां पे उस पर्टिकुलर टेलीविजन के अंदर भी आना चाहिए। बट कई कई कंपनीज ऐसी हैं कि वो अपडेशंस को किसी हद तक तो अलाउ करती है, उसको आगे अलाउ नहीं करती, क्योंकि वो कहती है कि आपको टाइम टू टाइम हम पूरे अपडेशंस देते रहेंगे तो हमारा अगला 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 माल कौन खरीदेगा, अगली टेक्नोलॉजी वाला माल कौन खरीदेगा। अगली टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है इस टेक्नोलॉजी से, लेकिन जो जिस टेक्नोलॉजी अभी अपने टेलीविजन सेट खरीदा होता है और नई टेक्नोलॉजी का जो थोड़ा बहुत 6 महीने साल के बाद आ रही तो मार्केट में, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। मगर उसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसको उसको बढ़ावा दिया जाता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट आपके पास नहीं है तो आप उस जमाने को बिलोंग ही नहीं करते हो, आप पीछे रह जाओगे। तो वो क्या करते हुँ, हैं कि उस औने पौने दाम पे पुरानी टेक्नोलॉजी का जो टेलीविजन सेट है उसको बेच देते हैं, या क्योंकि वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का बना होता है, कम लाइफ का बना होता है, तो कुछ टाइम के उनकी मजबूरी बन जाती है कि उसको वो डंप कर दे, उसको नई टेक्नोलॉजी को हुँ, उनको मजबूरी में खरीदना ही पड़ता है। तो ये इस हुँ, तरीके से प्लान करके वो कंज्यूमरिज्म को, ये कंपनीज जो होती है वो मार्केट में लेके आती है प्रोडक्ट को, कि समय समय पर कुछ भी अपडेशन के साथ नई टेक्नोलॉजी का दिखा के वो मार्केट में नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता रहे, और लोगों की मजबूरी बन जाए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट के साथ अपने आप को जोड़ने की। हुँ। तो ये बहुत सही बात कही है आपने। इससे कहीं न कहीं हमारी कंज़्यूमर मार्केट की, हमारी लोकल मार्केट भी बहुत इफ़ेक्ट होती है। और इसके अंदर हम देखा है कोई फॉरेन प्लेयर्स भी इन्वॉल्व होता है, खासकर चाइना जैसी कंट्री जहाँ पे ये प्रैक्टिस हमने बहुत देखी गई थी। जब मोबाइल फ़ोन नए-नए आए थे, जैसे आपने कहा कि उनकी लाइफ़ साइकिल काफ़ी अच्छी होती थी। और उसके बाद जैसे-जैसे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ता गया हमारी मार्केट में, आज के डेट में हम फ़ोन्स की लाइफ़ साइकिल 3 साल भी बहुत मुश्किल होती है। कोई बहुत ही किस्मत वाला होगा या बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फ़ोन बनेगा, वो 3 साल से ऊपर चलता है। तो 10 साल वाला तो आजकल तो कॉन्सेप्ट भी नहीं लगता ये। और टेक्नोलॉजी वाली पॉइंट पे भी है, तो आप इसमें थोड़ा एक थोड़ा-सा रोशनी और डालिए कि चाइना ही है या और भी ऐसे नेशंस का हमारी इस पे इन्फ्लुएंस है, या अगर है तो हम उससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? देखिए, चाइना ने सबसे पहले इस चीज को शुरुआत करी। चाइना से पहले जापान का जो मटेरियल बन के मार्केट में आता था उसकी हुँ, क्वालिटी बहुत हाई होती थी। हम जापान के, हम कोई भी मटेरियल को अगर लेते थे हम कहते थे मेड इन जापान बना हुआ था, दैट मीन्स की लाइफ साइकिल अच्छी होगी और ये हमें हुँ, अच्छी सर्विस देगा प्रोडक्ट। हमें उस प्रोडक्ट हुँ, को अगर खराब हो भी जाता था, ईशान जी आप याद कीजिए, तो हम उसको मार्केट में बहुत आसानी से, उसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होते तो उसको रिपेयर, कम कीमत में रिपेयर भी करवा के उसका आगे इस्तेमाल कर लेते थे। तो हुँ, एक इस किस्म की मार्केट बनी हुई थी कि जो लोग रिपेयर करते थे उनको भी एक रोजगार का एक जरिया मिला हुआ था इसके जरिए। मगर चाइना जैसे ही फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनी, उसने कंज्यूमरिज्म को इस तरीके से नए नजरिए से पूरी दुनिया को पेश करा कि उन्होंने मास प्रोडक्शन निकालनी शुरू करी कम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के अंदर की। तो ताकि एक लो इनकम ग्रुप वाले, मिडिल इनकम ग्रुप वाले जो लोग हैं, जो कि हाई, अपने आप को हायर इनकम ग्रुप के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, कि एक हायर इनकम ग्रुप के पास अगर एक एप्पल का अच्छी क्वालिटी का मोबाइल है, मगर उससे मिलता जुलता मोबाइल ही अगर चाइनीज कंपनी का बना हुआ है सेम फीचर्स के साथ में, तो वो एक लो इनकम ग्रुप या मिडिल इनकम ग्रुप वाला लेना चाहता है। वो कहता है कि मेरे हाथ में भी इस टाइप का मोबाइल होना चाहिए, या इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होना चाहिए, इस टाइप के ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए, जूते होने चाहिए, घड़ियां होनी चाहिए। अब मतलब अनगिनत सामान है जो कि शरीर पे और अपने लाइफस्टाइल में, अपने घरों के अंदर या घर के बाहर गाड़ियों गाड़ियों में गाड़ियां होनी चाहिए, तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो सारी लो क्वालिटी का या कम लाइफ वाला सामान चाइना ने बहुत मास प्रोडक्शन में प्रोड्यूस करा, और साथ में उन कंट्रीज में जाके डंप करना शुरू कर दिया जहाँ पे लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल क्लास जो इनकम ग्रुप है उनका पैसा उन्होंने वहां से साइफन ऑफ बेच के अपनी कंट्री में ले जाना शुरू कर दिया। और इंडिया जैसी कंट्री के अंदर तो बहुत सारा सामान है, इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा है, तो इंडिया में कंज्यूमरिज्म को भी बढ़ावा दिया उसके जरिए में, और इंडिया इंडिया को सबस्टैंडर्ड माल भी पकड़ाया। इंडिया इस चीज को समझते हुए, कि अच्छी तरह समझते हुए कि हाँ हमें जो सामान मिल रहा है इसकी क्वालिटी ज्यादा नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत भारी मात्रा में उस सामान को खरीदा और चाइना को भरपूर फायदा भी पहुंचाया। मगर हुँ, पिछले दिनों में ये चीज देखा गया कि ये जो नुकसान जो इंडिया का हो रहा था बाहर से इंपोर्ट करने का, वो धीरे धीरे इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स ने उसी चीज को यहाँ पे भी अपनाना शुरू कर दिया, कि यहाँ पे जो सामान बन रहा है उसकी भी क्वालिटी कुछ कम रखनी शुरू कर दी, ताकि वो जल्द से जल्द उसकी यूज एंड थ्रो टाइप की लाइफस्टाइल में इंडिया के लोग जो पहले चाइना के प्रोडक्ट को ऑलरेडी लेके जी रहे हैं, उस लाइफस्टाइल को छोड़े ना,
उसी में जीते रहे, वो इंडिया का प्रोडक्ट भी उस तरीके से खरीदें और यूज करें, थ्रो करें, और फिर से उसको नया नया प्रोडक्ट उनको खरीदने की हुँ, उनकी मजबूरी बन जाए। तो इस हुँ। टाइप का कंज्यूमरिज्म जो है वो इंडिया के अंदर भी शुरुआत हो गई है कई सारी कंपनी के द्वारा, जो इंडिया के अंदर प्रोडक्ट बना के इंडियन मार्केट को सब स्टैंडर्ड मटेरियल का माल बेच रहे हैं। तो जैसे सर आप ये कह रहे हो कि कुछ इंडियन मैन्युफैक्चरर भी इस डायरेक्शन में कूद गए हैं, तो ये कहीं न कहीं इम्पल्स बाइंग की तरफ भी हम लोगों को धकेल रहा है कि हम लोग हैं इम्पल्स बायर्स। हम इंडियन हम इंडियन कंज्यूमर्स जो हैं इम्पल्स बायर्स हैं। तो ये शायद इम्पल्स बाइंग कैपेसिटी है हमारी, जो हमें इन्फ्लेशन में लेके इस समय ला रखी है। मानते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है, कुछ मतलब फॉरेन मार्केट के माहौल भी इम्पैक्ट करता है, लेकिन अगर यही प्रोडक्ट क्वालिटी हमारी अच्छी रहे, हम एक प्रोडक्ट से हम सैटिस्फाई रहे, थोड़े लंबे टाइम तक उसे सस्टेन करें, तो कहीं न कहीं हमारी सेविंग भी बढ़ सकती है, उससे हमारी लोकल मार्केट को बजाय एक ही प्रोडक्ट की रीबाइंग के होलिस्टिकली ये फायदा दे सकता है इकोनॉमी में। कहीं इस वाली प्रैक्टिस से कहीं छोटे-छोटे ही 1-2 ही मैन्युफैक्चरिंग या 1-2 ही कंपनीज़ को फायदा मिले, बजाय उसके कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होए। शायद वही हमें सस्टेनेबिलिटी और क्लियर कट जो हम इंडिया डेवलपिंग नेशन है, उससे डेवलप नेशन की तरफ हम बढ़ सकते हैं और ज़्यादा तेज़ी से, अगर हम ये होलिस्टिकली अप्रोच ले लें यहाँ पे तो, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे वापस से। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। देखिए, कम क्वालिटी वाले मटेरियल में आइटम्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि उसको जल्दी बदलना पड़ता है। तो कंज्यूमर ये रियलाइज नहीं करता कि उसने एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कम होने की वजह से उसने 2 बारी या 3 बारी प्रोडक्ट खरीदा, तो तब जाके उसका वो उतनी उतनी कीमत का पहुँच गया, जो एक अच्छी कीमत के प्रोडक्ट पे पहुँचता, तो उसको वो पैसा एक बारी ना खर्च के उसने 2 या 3 बारी में खर्चा। फ़र्क इतना ही रह गया, एक बारी में पैसा नहीं गया। बट आज की डेट में किसी भी अच्छे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपके पास फाइनेंस अवेलेबल है, आपको किस्तों में पेमेंट करनी है। तो वो फ़ायदा तो आपको है, तो उसको उसको आप अपने बेनिफिट के लिए उठाइए ना, ना कि इस तरीके से उसको हुँ, करिए हुँ। कि कब चीप क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर भी आप फाइनेंस ले रहे हैं, उसको उसको जल्दी फेंक रहे हैं, उसमें फिर से बारी-बारी खरीद रहे हैं उसको अपनी ज़रूरत पूरा हुँ, करने के लिए। अच्छा, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में जब आएगा, तो वो लंबे समय के लिए चलेगा। उसको उसको अगर कुछ परेशानी आएगी, तो थोड़ा छोटा-मोटा रिपेयर करके उसको उसको ठीक भी कराया जा सकता है, और कंपनी फिर उस टाइप के प्रोडक्ट के अंदर अपडेशन भी टाइम टू टाइम आपको देती रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई भी हुँ। प्रोडक्ट बहुत जल्दी लाइफ लाइफ साइकिल उसका खत्म हो जाता है। अगर अच्छी क्वालिटी का बना है, तो उसमें अपडेशन भी उसके साथ में चलते रहते हैं, साथ में उसको मिलते रहेंगे आप। अच्छा, ये अब ये बिल्कुल सही पॉइंट कह रहे हो सर। यहाँ पे कहीं न कहीं अगर हम ये देखते हैं कि हम सब स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो उसकी डंपिंग भी हमें करनी पड़ेगी। तो जो हम पिछले कुछ वीडियो से कार्बन फुटप्रिंट्स की भी बात कर रहे हैं हम, और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में भी कार्बन फुटप्रिंट्स की मैनेज करने के लिए कार्बन टैक्सेस भी इंट्रोड्यूस करे करे गए हैं। तो कहीं न कहीं हमारे कार्बन को जो हम एक तरीके से एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज़ करता है, तो वो और ज़्यादा तेज़ी से करता है, अगर हम इस तरीके के रॉ प्लास्टिक्स को हम डंप कर रहे हैं तो। ओके, एंड ऑफ द डे दीज़ आर हैज़ार्डस मटीरियल टू आवर एनवायरनमेंट। ईशान ईशान जी, देखिए, इंडिया को दोहरी मार पड़ती है। एक तो जो प्रोडक्ट वो इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट कर रहा है चीप हुँ, क्वालिटी का या कम लाइफ साइकिल का, वो इंडिया को डंप करना पड़ता है डंपिंग ग्राउंड्स में। प्लस जो यहाँ पे वो जो प्रोडक्ट यहाँ इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स भी बना रहे हैं, अगर वो कम क्वालिटी के हैं या कम लाइफ साइकिल के हैं, तो वो भी डंप करना पड़ता है। डंप हमें जाके डंपिंग ग्राउंड में डंप करना पड़ता है। तो कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं कि जो अपनी अपनी कंट्री में तो वो सामान बेचती ही नहीं है, वो सामान इंडिया में जाके बेच बेच देती है कि भैया ये कम हुँ, क्वालिटी का बना, हमारी हम खुद तो कंज्यूम करेंगे नहीं, आप कंज्यूम कर लेना, आपके पास तो हर टाइप का ग्राहक है। तो कई हमारे यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े बायर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो वो कम क्वालिटी का माल उठा के ले आते हैं और धीरे धीरे करके यहाँ पे इंडियन मार्केट में लोगों को बेचते रहते हैं। अल्टीमेटली उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसा रहेगा, ये उसके बारे में कोई किसी को जानकारी नहीं होती है, ना ही उसके बारे में वो सोचना शुरू करते हैं। कि सपोज कीजिए अगर चीप क्वालिटी के टायर्स बेशुमार क्वांटिटी में इंडिया में आ गए, तो वो बेसिकली उसका कार्बन फुटप्रिंट कितना पैदा होगा, ये किसी को अंदाजा नहीं है। यही कोई हुँ, लॉन्ग लाइफ वाले टायर आते हैं, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, तो वो इतनी जल्दी डंप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कार्बन इम्पैक्ट हुँ, उसका भी पड़ता है, मगर उसको इतनी जल्दी डंप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जितना चीप क्वालिटी के टायर को डंप करने की जरूरत पड़ती है। तो हुँ, लोग सस्ती दाम के चक्कर में लालच में आ जाते हैं, और शायद अपने लिए अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। क्योंकि बहुत सारा सामान जो डंप करा जाता है डंपिंग यार्ड्स में, एक चीप क्वालिटी का सामान 4 बार खरीद के फिर से डंप करोगे, वही एक अच्छी क्वालिटी का सामान सिर्फ एक ही बार डंप करना पड़ेगा आपको, उसकी लाइफ साइकिल इतनी ज्यादा होती है।
तो इतना ज़्यादा सामान ईशान जी डंपिंग ग्राउंड पे डंप हो जाता है, उसके इतने गलत नतीजे निकलते हैं, आपका ग्राउंड वाटर लेवल में आपका उसका उसका केमिकल्स पहुँच जाते हैं, उसके जो प्लास्टिक्स हैं वो कभी भी खत्म नहीं हो पाते हैं, वो मेरीन लाइफ में मिल जाते हैं। उसमें जो ग्लास है होता है, ग्लास के अंदर जो गैस होती है वो एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो और जो लोग उस पे जाके अपना उसको उसको जो रैग पिकर्स होते हैं, वो वहाँ पे जाके छाँटते हैं उस सामान को अपने अपने फ़ायदे के हिसाब से, उनके अंदर कितनी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। तो पूरा एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरीके से वो इम्पैक्ट करता है। वो डंपिंग ग्राउंड्स होते हैं, हुँ। जो आस-पास के रिहायशी इलाके होते हैं, उन पे भी कितना गलत इम्पैक्ट करता है। तो ये चीज़ तो कोई रियलाइज़ नहीं करता। हर एक इंसान अगर अपना ही फ़ायदा सोचे और सोसाइटी का फ़ायदा ना सोचे, तो ये चीज़ तो उस तरीके से सोसाइटी आगे बढ़ नहीं सकती है। सस्टेनेबल लिविंग की तो हम तब तक नहीं बढ़ सकते, तब तक इंसान सिर्फ़ अपने बारे में सोचे और सोसाइटी के बारे में ना सोचे। सर जैसा आपने पॉइंट उठाया, हमारे हमारे ही नेशन में लद्दाख जैसे रीजन में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है इसी चीज़ को लेके। वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि शायद यहाँ पे थोड़ा-सा पॉलिटिकल एंगल भी लोग जोड़ने की करते हैं। तो उसे हम सोशल मीडिया वगैरह में तो खूब सपोर्ट करते हैं, या ठीक कह रहा है या ठीक कह रहा है। लेकिन जब हमारी खुद की प्रैक्टिस की बात आती है तब हम ये चीज़ें नहीं करते। तब हम उल्टा उन्हीं प्रोडक्ट्स को उतना ही ज़्यादा खरीदते हैं, या उसी तरीके से हम लोग उसे मतलब एक तरीके बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में खरीदते हैं। और जो और एनवायरनमेंट को उल्टा हम ही डैमेज कर रहे हैं। हम तो इधर देखा जाए तो सबसे बड़े हिपोक्रेट तो हम हमारी जनता ही रही। हम लोग ही हुए, क्योंकि हम लोग इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करने की बजाय जब कोई आवाज़ उठाए तो उसमें कहते हैं ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। जो असली एक्शन करने की ज़रूरत है उसमें हम कुछ नहीं करते और सीधा सारा ठेकर हम सरकारों पे ठोप देते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। अगर वो मेरे फ़ेवर की होगी तो मैं उसका फ़ेवर करूँगा, अगर वो मेरे अपोज़ की होगी तो मैं उसको और ज़्यादा बढ़-चढ़ के अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे उनको मैं ट्रोल करता हूँ, या इन चीज़ों को सपोर्ट करता हूँ। तो इसको आप एक बात बताइए, तो इसका हमारा कहीं न कहीं एनवायरनमेंट पे तो हम डैमेज हो ही रहे हैं, हमारे कहीं न कहीं हमारे सोशल लेवल पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है इससे। देखिए, एनवायरनमेंट पे अगर इम्पैक्ट आ गया, तो उससे जो नुकसान होगा, उससे सोशल इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। उससे क्या है कि देखिए, हुँ, एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट इनफैक्ट जो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट आता है, तो उससे जो हमारी जो चीज़ें बिगड़ती है, चाहे हमारा वाटर बिगड़ गया या हमारा क्लाइमेट बिगड़ गया या हमारा वातावरण बिगड़ गया, तो उससे इंसान की थिंकिंग पे भी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इंसान तब हुँ, तक खुश रहता है, खुशहाल रहता है, जब तक एनवायरनमेंट भी उसका साथ दे रहा है। जिस दिन एनवायरनमेंट बिगड़ गया, हुँ। इंसान की खुशहाली भी खत्म हो जाती है, उसका मूड भी खराब हो जाता है और उसका सोचने समझने का तरीका भी बदल जाता है। तो ये आपस में डायरेक्टली इंटर रिलेटेड है कि एनवायरनमेंट अगर ठीक है, तो इंसान की सोच भी ठीक है और इंसान की सोच ठीक है, तो एनवायरनमेंट को भी ठीक रखने में वो मदद कर सकता है। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड है। ये ये बहुत पते की बात बोली है आपने कि ये तो साइकिल है कि अगर एनवायरनमेंट ठीक होगा तो हम खुश रहेंगे तो एनवायरनमेंट को भी ठीक रखेंगे। तो इसको अगर हम देखना चाहें तो आपके हिसाब से वो क्या मेजर्स होने चाहिए जो एज़ अ कंसल्टेंट आप अपने क्लाइंट्स को भी ये बताते हो, तो हमारी मार्केट को आप क्या सजेशन दोगे कि हम कैसे ये इन फॉरेन प्लेयर्स का डंपिंग ग्राउंड होने से बच सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ईशान जी यही है कि देखिए, एक इन्फॉर्म्ड मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको कंज़्यूम करनी है, आपको खरीदनी है, तो उसके पीछे एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न होनी चाहिए। इन्फॉर्म्ड डिसीज़न का मतलब क्या होता है कि आप परखो, आप पैसा आपका है, तो आपको परखने का पूरा हक है कि जो सामान आप खरीदने जा रहे हो, कंज़्यूम करने जा रहे हो, वो किस क्वालिटी का बना है, उसकी लाइफ़ साइकिल कितनी है, उसके उसकी कंपनी के बारे में छानबीन करो और उसके बाद सोचा-समझे तरीके से खरीदो कि भैया ये चीज़ जो आप खरीदने जा रहे हो, ये सिर्फ दिखावे के लिए खरीद रहे हो या वाक़ई उसका आपका फ़ायदा कुछ होने वाला है? सिर्फ दिखावे के लिए खरीद रहे हो, तो उसका कोई उसका उसका उल्टा उल्टा आप ही को नुकसान हो रहा है, वो आपके नुकसान की वज़ह से एनवायरनमेंट को भी बाद में जाके नुकसान होगा जब उसको डंप करा जाएगा। अगर इन्फॉर्म्ड तरीके से डिसीज़न लेंगे, अपना फैसले लेंगे, सोचे-समझे तरीके से अपना पैसा खर्चेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई गलत क्वालिटी का सामान कभी भी अपने घर में लेके आएँ। हुँ। तो सर एक बारी यहाँ कंक्लूड करने से पहले एक और चीज़ आप थोड़ा इस चीज़ पे रोशनी डालिए कि अगर इंडिया हम जैसे डेवलपिंग नेशन है, फास्ट ग्रोइंग नेशन है, तो हम डेवलप अगर जल्दी होना चाहते हैं, तो किस तरीके की प्रैक्टिस को अपनाएँ कि हम जल्दी डेवलप हो सकें? और इस इन तरीके की प्रैक्टिस से हम मतलब ये ऑब्सोलीट प्रैक्टिस या जल्दी इर्रेलेवेंट होने वाले प्रोडक्ट से बनाने से कैसे बचा जा सके?
देखिए, इंडिया इंडिया का जो कंज्यूमर है, मेरे हिसाब से वो काफ़ी समझदार कंज्यूमर है। हाँ, पिछले दिनों में बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं कि जो एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू लोगों को लुभाने की कोशिश करती है ऐसे प्रोडक्ट्स के ज़रिए पास। मगर पिछले दिनों कुछ इस तरीके की इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फैसले भी लिए गए हैं कि चाइना चाइना का तो बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडिया के अंदर आ रहे थे, इंडिया ने उन गुड्स को टेस्ट करा है और उन्होंने उन चाइनीज़ कंपनीज़ को बोल दिया कि अगर इस क्वालिटी का गुड्स अगर आपको हमारे मार्केट में डालना है, तो हम आपको वो बहुत हेवी टैक्सेस लगाएँगे, या तो क्वालिटी ऑफ गुड्स को आप विथड्रॉ कर लीजिए मार्केट से और या इसमें इतना टैक्स झेलने के लिए आप तैयार रहिए। और कुछ गुड्स को इंडिया ने बैन भी करा है। तो अब चाइना चाइना ने उन उन कंपनीज़ को अब हिदायत दे दी है कि अगर इंडिया में अगर काम करना है तो आप केयरफुली करिए, वरना इंडिया में जाके मत काम कीजिए, क्योंकि ये आपके मटेरियल को यहाँ पे इस तरीके से बेचने नहीं देंगे। उन्होंने उनको नेगेटिव तरीके से इंडिया की पिक्चर प्रोजेक्ट करी है, ना कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात करी है। तो चाइना तो कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया के अंदर इस तरीके की क्वालिटी बने जहाँ पे उसके उसके गुड्स जो हैं वो उसको वो यहाँ पे खरीदा ही ना जाए। तो धीरे-धीरे करके इंडिया उस तरफ बढ़ रही है। अल्टीमेटली इंडिया को अगर आगे बढ़ना है, तो उन्होंने अपनी ही इनोवेशन के ज़रिए बढ़ना है। अपने जो जितने भी स्टार्टअप्स इंडिया में आने वाले दिनों में आ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है कि आने वाली जो डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, ये नए-नए स्टार्टअप्स ही लेके आएँगे। अगर अगर ये स्टार्टअप्स कुछ इस तरीके से भी काम करें कि वो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल बनाने की कोशिश करें, अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज़ देने की कोशिश करें, तो वो हमारे इंडिया के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हो सकता है, जहाँ पे जैसे जापान के अंदर पैदा हुआ था कि वो सिर्फ़ अच्छी ना केवल अच्छी क्वालिटी का मटेरियल बनाने की कोशिश कर रहे थे, अच्छी सोच के साथ भी उस मार्केट में उतर रहे थे, एक सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ को लेके आ रहे थे, जिसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम से कम रहे और मटेरियल की क्वालिटी की वजह से उसकी लाइफ भी ज़्यादा बनी रहे। तो अगर इस टाइप की ग्रोथ इंडिया में आती है, एक इंडिया को बेनिफिट दिलाने के लिए, जो नई नस्ल के लोग आज सामने आ रहे हैं, नई जनरेशन के लोग सामने आ रहे हैं, जिन्होंने इंडिया की ग्रोथ को आगे ड्राइव करना है, अगर अपनी सोच में मतलब लेके इस तरीके से सामने लेके आते हैं कि उनकी सोच पक्की है, वो कभी भी इस राह से भटकेंगे नहीं, तो मेरे को लगता है इंडिया 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 बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करेगा और बहुत अच्छी ऊँचाइयाँ भी छुएगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि पैट्रियोटिज़्म कहीं न कहीं सिर्फ़ बॉर्डर पे खड़े होके जंग लड़ने से नहीं है, हमें अंदर की जंग भी लड़नी है और जो कि दूसरे नेशंस जो अगर हमें हमारा गलत इस्तेमाल करे उससे बचाएँ और अपने आप को भी बचा के रखना है। और कहीं न कहीं अगर हम कोई भी नया बिज़नेस या कुछ इस तरीके का जिससे हम चाहते हैं कि हमारी खुद की लाइफ़ की जो क्वालिटी है वो एनहांस होए, तो हमें अपना इको सोशल एलिमेंट जो है हमारे देश के हिसाब से हमें उसे सुधार में लाने की ज़रूरत है। तो इसी बिल्कुल इसी ईशान जी, विचारधारा पे देखिए हम लोग। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आप सर कुछ सस्टेनेबल कह रहे थे। मैं आखिरी लाइन जोड़ना चाहूँगा इनफैक्ट। मैं कह रहा हूँ देखिए आपका कहना बिल्कुल ठीक है। देखिए सस्टेनेबल लाइफ़स्टाइल को अगर मद्देनज़र रखते हुए कोई भी प्रोडक्ट इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया जाता है, ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए बनाया जाता है, तो उसकी क्वालिटी ज़ाहिर है ठीक ही रहेगी और पेट्रोलिज़्म को भी मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई भी काम करेंगे तो हम देश का बेनिफिट ही करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। हुँ। तो ठीक है सर, फिर आज विदा लेते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो पे और हम आप लोगों के सजेशंस के लिए भी तैयार हैं और इस तरीके के अगर इनोवेटिव आइडियाज़ आपके पास हैं, तो हम लोग एज़ अ वेंचर कैपिटल भी आपको सपोर्ट करने को तैयार है। इंडिया का पूरा इकोसिस्टम तैयार है इस चीज़ के लिए। तो आज विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।